नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 17 संस्कृति को लेकर के। ये एक निबंध है जिसे कि भदंत आनंद कोसलायन जी ने लिखा है और इस वीडियो में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे, पाठ का परिचय देंगे, फिर पाठ का वाचन करेंगे और उसका भाव, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या करते हुए उसे विश्लेषित करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यदि आप कक्षा 10 की या अन्य हिंदी पुस्तकों की या व्याकरण की वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी की बिंदी चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो पहले लेखक का परिचय। भदंत आनंद कोसलायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कोसलायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कोसलायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। यानी कि एक सहज सादा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान है और लेखक के रूप में, हिंदी भाषी प्रेमी के रूप में विशिष्ट दायित्व उन्होंने निभाया। इस पाठ की बात करें, संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कोसलायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है कि सभ्यता और संस्कृति का महत्व, योगदान और विशिष्टता तभी है जब वो मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का हित करे, उसका नुकसान न करे, किसी प्रकार से कल्याण करे उसका। अब हम ये पाठ पढ़ते हैं संस्कृति। अक्सर आप लोगों ने संस्कृति के बारे में सुना होगा, लेकिन वास्तव में क्या है इसका अर्थ भाव, इसको भी स्पष्ट रूप से इस पाठ में स्पष्ट किया जाएगा, जिसे गौर से, गंभीरता से आप समझने का प्रयास करें। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। वास्तव में बहुत प्रयोग में काम में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत ही हो जाता है।
क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्या है सभ्यता और संस्कृति के मीनिंग, उसके अर्थ, उसके भाव। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। निश्चित रूप से जब आग उत्पन्न हुई तो मनुष्य के जीवन में बड़े बदलाव आए, बड़े परिवर्तन हुए। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। यानी कि ये बड़ी चीज़ें निर्माण करी इन लोगों ने। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार करने वाला और आविष्कार करने की शक्ति। इसी प्रकार दूसरे सुई धागा के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। यानी कि दो चीज़ें आप पहले तो मन में ठानिए कि ये मुझे करना है, और फिर करके दिखा दें कि ये कर दिया। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। यानी कि और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने साथ दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत बारीक तरीके से, अच्छे उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है कि ये जो सुई धागे का आविष्कार हुआ या आग का आविष्कार है, किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ, ये व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। यानी कि व्यक्ति अपनी सुविधाओं के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए इस तरह से चीज़ों को निर्माण करता है, तो ये उसकी संस्कृति है। और संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए दी समाज को, वह है सभ्यता। कैसे? जैसे वस्त्र का निर्माण हुआ, ये संस्कृति है, लेकिन वस्त्र से हमने तन ढका, ये हम सभ्य बने। हम जंगलों में रहते थे, नग्न रहते थे, इसलिए हमने वस्त्र पहने। हालांकि नग्न रहने वाले असभ्य नहीं है, लेकिन ये सभ्यता काउंट होती है उस रूप में। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान तो वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि वो देखते हैं, जैसे कि हमने पूर्व के पाठ में पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई का वादन सीखा अपने परिजनों से। उसके अग्रज उसके मामा, नाना, अब्बू, परिवार के सब लोग शहनाई बजाते थे, तो वो अनायास उनके जीन में, उनके ब्लड में आ जाती है, उनके गुणों में आ जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई हो, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। संस्कृत यानी कि जिसको हम कहते हैं सही व्यक्तित्व का धनी, वो है जो पहली बार किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी दर्शन को उत्पन्न करे, उसके दिमाग में उपज आए, तो वह संस्कृत है। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। संस्कृत यानी कि सुसभ्य मानव, अच्छा व्यक्ति। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा, उनको नहीं पता होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। न्यूटन अधिक संस्कृत था बजाय आज के आधुनिक मानव के। तो ये अंतर समझ रहे हैं आप विद्यार्थियों। इसी से सभ्यता और संस्कृति के विभेद को, उसके अंतर को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, यानी कि सर्दी, गर्मी, बारिश से बचने और तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा, ताकि हम अच्छे लग सकें, एक जैसे न लग सकें, भिन्न भी दिखाई दें। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ
रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। जो आकाश दिखाई दे रहा है उसमें तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये आकाश, पूरा आसमान एक थाल है और मोती उसमें ये तारे हैं। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव को वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। यानी कि जो करता रहता है कुछ वो संस्कृत है। निठल्ले बैठ करके खाने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं हो सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। यानी कि उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ उत्पन्न करने की। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? यानी कि ये सारी जो संवेदनाएं हैं, करुणा है दूसरे के प्रति, ये क्यों थी? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। इच्छा के कारण लड़ती हुई, स्वार्थ के कारण लड़ती हुई मनुष्य जाति सुख से रह सके, इसलिए उन्होंने त्याग दिया घर। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। यानी कि ये संस्कृति के हिस्से हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं जो लोग। और सभ्यता वह क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिमाण, यानी कि उसका व्यापक फैलाव रूप। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या संस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें असभ्यता। अर्थात जो हम नए नए उपकरण, जो विस्फोटक सामग्रियां, बंदूक, तोप, गोले, मिसाइल, ये सब नई नई इजाद कर रहे हैं, इसे सभ्यता कहें एक असभ्यता। इससे किसी भी प्रकार की उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, नाश हो रहा है या विकास हो रहा है, ये सोचने की बात है। इसे क्या कहें हम? संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? यानी कि बंदूक का आविष्कार करना संस्कृति नहीं है, वो नाश करती है, चाहे किसी का भी करे। तो इसलिए संस्कृति का हिस्सा निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है, भाव के साथ जुड़ा हुआ है, हित के साथ जुड़ा हुआ है। तो वही संस्कृति जब हमारी सभ्यता के रूप में सामने आती है तो वो सभ्यता असभ्यता बन जाती है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। किसी भी प्रकार से जो भी हम एकत्रित कर रहे हैं वो संस्कृति नहीं है, वो नष्ट करती है हमें। हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन विकसित किस रूप में हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति किस तरह से पहचानी जा रही है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यानी कि संस्कृति हमेशा
अविभाज्य वस्तु है, उसे विच्छेदित, उसे बांटा नहीं जा सकता, और उसमें कल्याण ही कल्याण है, हित ही हित है, नुकसान नहीं है, अहित नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है। वही श्रेष्ठ संस्कृति है जिसमें ये भाव हो कि कल्याण का हो, शुभ का हो, अच्छाई का हो। तो विद्यार्थियों, संस्कृति वाला ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक तुरंत यथा समय पहुँच सकें और आप देख सकें और उनसे लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।